So the first news is about the increased subsidy on the DAP. पहले आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर जो DAP है उसका फुल फॉर्म क्या है. दैट इज इट डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर. इंडिया में जो जैसा कि आप सभी जानते हैं दैट इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली बेस्ड ऑन प्राइमरी एक्टिविटी. दैट मीन्स हमारे यहाँ पर जो खेती बाड़ी है एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा होता है. और सभी जो हमारे फार्मर कम्युनिटी है, क्योंकि वो सभी कोई उनको लगता है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी जाके वो लोग दैट मीन्स तभी जाकर वो सभी अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर उनकी आउटपुट या प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई होगी. उस आउटपुट को पर एकड़ आउटपुट को इंक्रीज एनहांस करने के लिए वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर. सब्सिडी, ये अपना जो हमारे फर्टिलाइजर्स के ऊपर. क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में. अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट देखोगे सपोज दैट इज 1000 रुपीज, लेकिन अगर 1000 रुपीज का फर्टिलाइजर मिलने लगेगा तो हमारे जो फार्मर कम्युनिटी है वो उसको अवेल नहीं कर पाएंगे. सो इसीलिए गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या देती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है. सो रिसेंटली जो है ना, ये परसों के न्यूज़पेपर में था दैट गवर्नमेंट ने जो ये एक पर्टिकुलर हमारे पास डैप है, डैप को बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये एक फर्टिलाइजर है, इसके ऊपर सब्सिडी इंक्रीज कर दी है. क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं. अगर प्राइसेस बढ़ गए हैं तो इसका मतलब हमारे जो फार्मर्स हैं दे कैन नॉट अवेल इन द नॉर्मल प्राइस रेंज. सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट करने के लिए अब सब्सिडी को इंक्रीज कर दिया है. ठीक है. सो यहाँ आपके जानने के लिए जरूरी क्या है, एक तो डैप को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. जैसे कि सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है वो है यूरिया. सेकंड नंबर पे आता है डैप. इसके अंदर क्योंकि डाई अमोनियम, अमोनियम का मतलब क्या है, दैट इज NH3. वैसे तो इसको अमोनियम अगर मैं लिख रहा हूँ सो ये लिखना चाहिए टेक्निकली NH4+, और यू कैन से NH3, सो दैट मीन्स N. देखिए किसी भी फर्टिलाइजर में अगर नाइट्रोजन होगा ना, तो नाइट्रोजन होने की वजह से उस प्लांट की ग्रोथ काफी एनहांस हो जाती है. ये इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है. नाइट्रोजन इज मेंट फॉर, जितना अच्छा नाइट्रोजन होगा उतना ही अच्छा उसके अंदर प्रोटीन्स बनेंगे, और जितनी अच्छी प्रोटीन बनेंगे उतना ही उसके अंदर मतलब प्रोडक्टिविटी, यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो एनहांस होगी. सो आई मीन टू से जितना ज्यादा आप नाइट्रोजन दोगे उतना उसके अंदर अपना हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी, प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन अच्छे बनेंगे तो उसके अंदर जो प्रोडक्शन है, जो वीट बनना है, राइस बनना है, वो ज्यादा अच्छा बनेगा. ठीक है. यहाँ पर जो फार्मर्स हैं नॉर्मली अप्लाई दिस फर्टिलाइजर जस्ट बिफोर और एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग. शुरू में ही खेत में इसको बिखेर दिया जाता है. ठीक है. एज इट इज हाई इन द फॉस्फेरस दैट स्टिमुलेट्स द रूट डेवलपमेंट. सो हियर इज अ क्वेश्चन दैट इज रेलेवेंट फॉर द साइंस, कि फॉस्फोरस अगर हम देते हैं तो उससे क्या चीज होती है प्लांट के अंदर. जैसे मैंने कहा ना, नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन से प्रोटीन, प्रोटीन की वजह से जो फ्रूट प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है या साइज बढ़ जाता है प्लांट का. अगर आप फॉस्फोरस उसको दे रहे हैं तो उसकी वजह से रूट डेवलपमेंट रहेगी. रूट का मेन पर्पस क्या होता है, नीचे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना. ठीक है. सो डैप के अंदर आप देखते हैं जो डाई अमोनियम फॉस्फेट के अंदर 46% तो फॉस्फेट है, 18% मतलब लेस देन हाफ उससे भी उतनी हमारे पास नाइट्रोजन है. ठीक है. तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो दैट मीन्स यूरिया और नाइट्रोजन, ये हम मैंने आपको जैसे रेलेवेंसी बताई इसके अंदर. यूरिया का फॉर्मूला भी आपको मैं बता देता हूँ, दैट इज NH2CONH2. इसके अंदर भी देखो नाइट्रोजन होता है ना. तो डाई अमोनियम फॉस्फेट में भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, तो इसकी अभी जो सब्सिडी है वो एनहांस की गई है. इसके आगे देखते हैं. एक्चुअली क्या है, हमारे पास एक स्कीम चल रही है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेजीम, NBS स्कीम, जो कि 2010 में लॉन्च की गई थी. ये स्कीम है क्या, इसके इसके जो प्रोविजंस है मैं आपको एक बार बता देता हूँ. यहाँ पर हर वो फर्टिलाइजर जिसके अंदर NPKS, ये भी रहेंगे ना, जो जो जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सल्फर, किसी भी फर्टिलाइजर के अंदर ये कंपोनेंट अगर रहेंगे तो वो उसको खरीदने के लिए या गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है थ्रू द सब्सिडी प्रोग्राम. ठीक है. तो इन न्यूट्रिएंट्स वाले फर्टिलाइजर्स को खरीदने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी. ओके. ये प्रोविजन बता रहा हूं मैं इस NBS स्कीम के, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेजिम. Although the fertilizers which are fortified with the secondary and the micronutrients such as the molybdenum and the zinc are given the additional subsidy.
जिन हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं, जिन फर्टिलाइजर्स में सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट रहेंगे या माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं, जैसे ये मॉलिडेनम और जिंक भी लिखा है। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों के उसके साथ वो चीजें मिला दी गई हैं। अगर कोई फर्टिलाइजर है उसके साथ ये चीजें मिला दी, तो उसको उसके ऊपर ज्यादा सब्सिडी देगी, यानी कि गवर्नमेंट ज्यादा पैसे देगी। जितने ज्यादा गवर्नमेंट हिस्सा डालेगी उतना सस्ता हमारे फार्मर को पड़ता है। ठीक है। The subsidy on the phosphate and the potassium fertilizer is announced by the government on the annual basis। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो फॉस्फेट और पोटाशियम है ना, फर्टिलाइजर P&K फर्टिलाइजर, ये मैक्सिमम हम इंपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि इसके रिसोर्सेज जो है ना इंडिया में काफी कम है, इसीलिए हम इनको इंपोर्ट ही करते हैं। और इनके ऊपर जो सब्सिडी होती है वो एनुअल बेसिस पे होती है, और गवर्नमेंट एक साल के लिए इसके ऊपर बता देती है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ आता है, ये बहुत एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है और मोस्ट विजिबल क्वेश्चन अगर इस सेक्शन की बात करें, कि एनपीके अगर एक हमारे पास कोई जैसे फार्म लैंड है उसके अंदर हम कितनी रेशो रखें। तो इंडिया में जो अभी रेशो चल रही है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, 8.2 रेशो, 4.2 रेशो 1, ये एक प्रैक्टिस होती है। इसका मतलब क्या है, ये है एनपीके, यानी कि पोटेशियम अगर 1 यूनिट डालते हैं तो वो फॉस्फोरस को, अगर सपोज 1 ग्राम पोटेशियम है तो 4 ग्राम पोटेश अपना फॉस्फोरस डालेंगे, और 8 ग्राम वो जो है नाइट्रोजन डालते हैं, जो कि ये माल प्रैक्टिस है। रीजन, हमारी जो सॉइल है उसको कितना चाहिए होता है एनपीके, दैट इज 4:2:1। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और आपको पता होना चाहिए कि सब्सिडीज, यानी कि हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको लेके कोई स्कीम इस तरह की है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेजिम। ये आपने याद रखना है, 4:2:1 किसकी, एनपीके की। ये वहां पे ना यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे कि एनबीएस की डिफरेंट प्रोविजंस कैसे हैं। ठीक है। This would improve the soil health, and as a result, yield from the crop would increase, So, resulting resulting in the enhanced income to the farmer. Navneet, you want to say good something? evening, sir. Good evening, Yes, Navneet. sir. हाँ जी बोलो। सर मैं पूछना चलिए, आगे चलें। एक याद रखना है आपने, दैट इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अप्रैल 2010 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। याद रखिए, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, आपको लगेगा ऐसा वहां पे कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो है अंडर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, लेकिन नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर है, ये याद रखना है आपने। ठीक है। सो 2010 में आई थी सिंपली। आगे देखते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम है कुछ इस उसके अपना जो फर्टिलाइजर स्कीम वगैरह के साथ। एक तो हमारे ऊपर सब्सिडी का जो है ना बोझ बहुत ज्यादा है, इसका इतना ज्यादा बर्डन है इंडियन रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर के ऊपर। एक तो आप देखते हैं जैसे फूड सब्सिडी को लेके हम बहुत ज्यादा यानी कि फूड प्रोवाइड करने के लिए हमारी जनता को, जो जिसका एक बेस, पॉपुलेशन बेस ही काफी ज्यादा है, उस जनता को इतना सारा खाना पहुंचाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करनी पड़ती है, और बहुत सारा फूड ऑलरेडी प्रोक्योर करके रखना पड़ता है, जिसके ऊपर सब्सिडी, उस सारे फूड के ऊपर सब्सिडी दी जा चुकी है, तो आप उसको स्टोर करके रखते हो और फिर बाद में वो खराब भी हो जाता है। ठीक है ना। तो इस वजह से, क्योंकि सब्सिडी का बर्डन बहुत है, फर्टिलाइजर के ऊपर बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है, इसीलिए एनबीएस पॉलिसी जो है ना इज नॉट ओनली डैमेजिंग द फिजिकल हेल्थ। फिजिकल का मतलब होता है पैसा, मनी। ठीक है, जो पैसे वाइज हमारी हेल्थ है इकोनॉमी की, उस पर भी बर्डन है वो, बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग द डेट्रीमेंटल टू द सोइल हेल्थ ऑफ द कंट्री। जब फार्मर को पता है यार यूरिया सस्ता मिल रहा है, तो क्यों टेस्ट करवाना, सीधा वो अपना बाजार जाएगा, वहां से लेके आएगा और सीधा डाल देगा। इसीलिए, क्योंकि उसे सस्ता पड़ रहा है। अगर वही यूरिया उसे 1000 रुपीज का पड़ेगा ना, फिर वो सोच सोच के ऐसा काम करेगा। जब पड़ी उसे 200 रुपए का रहा है तो वो सोचता है यार डाल दो 200 रुपए का, क्योंकि उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़नी ही है, ये कंफर्म बात है। लेकिन जो कंज्यूमर है उसकी हेल्थ पर बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट इज द, इसी के अंदर साथ में है ब्लैक मार्केटिंग भी हो जाती है। कैसे, जो सब्सिडाइज यूरिया है, सपोज इंडिया की दुकानों से आपने 200 रुपए का यूरिया ले लिया, मैंने 5 या 6 जो है कार्टल उसके ले लिए, और अब मैं उसको क्या करता हूँ, 1000 रुपीज पर या 800 रुपीज पर बांग्लादेश या नेपाल वहां पर स्मगल कर देता हूँ। तो एक एक जो कार्टल है उसके ऊपर मैं कितने सारे पैसे बचा सकता हूँ। तो स्मगलिंग बहुत हो जाती है, क्योंकि ये ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ हमारा, बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर ओपन नहीं है,
मतलब वहां पे आपको वीजा वगैरह चाहिए होगा, रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट यस, यहाँ पर स्मगलिंग के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि ज्योग्राफी के फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर 4096.6 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। सबसे बड़ा बॉर्डर है हमारा इंडिया का किस कंट्री के साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इसके आगे चलते हैं बच्चों। अभी जो परसों के न्यूज़पेपर में था या कल के न्यूज़पेपर में रहा था, दैट इज सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि बहुत एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी हैं, जो चिपको मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये बात है 1973 की। उस समय पर जो है उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश होता था तब। ठीक है, तो तब इन्होंने एक नॉन वायलेंट एजिटेशन चलाया था। जिन बच्चों ने इनका कभी नाम नहीं सुना है, उन बच्चों को उनको पता होना चाहिए कि ये सुंदरलाल बहुगुणा ये एनवायरमेंटलिस्ट रहे हैं बहुत बड़े। ये 1973 की बात है, जब वहाँ के एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए या एक दो प्रोजेक्ट और के लिए वहाँ पे फॉरेस्ट को क्लीन किया जाना था। तो इन्होंने काफी लोगों को मोटिवेट किया कि हम अपने यहाँ के पेड़ों को कटने नहीं देंगे, क्योंकि उसकी वजह से नुकसान होगा। इन्होंने अपना लॉन्ग टर्म विजन को एक्सप्रेस किया लोगों के साथ, और लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, और अल्टीमेटली इन्होंने उसको जो है एम्ब्रेस किया, सभी प्लांट्स को, या जो सभी ट्रीज है वहां बड़े बड़े, उन ट्रीज को एम्ब्रेस करने के बाद इसी वजह से चिपको मूवमेंट इसका नाम पड़ा। ठीक है, सो विलेजर्स जो है हक द ट्रीज एंड एनसर्कल देम टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग हैक्ड। ठीक है, कटने से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया था। यहाँ पे इसी तरह से इन्होंने और भी कई एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ कंडीशंस को लागू करवाया, जैसे कि इन्होंने कमर्शियल जो फेलिंग होती है, यानी कमर्शियली आप जब ट्रीज को गिराने का ऑर्डर जारी करती है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जब उन्हें ऐसा लगता है कि यार अब पेड़ जो है ज्यादा ही ढलान पर है, उसको गिरा दो, अदरवाइज ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन्होंने रूल पास करवाया था कि अगर 30 डिग्री का स्लोप होगा, आपको जानने की जरूरत नहीं है कि 30 डिग्री स्लोप क्यों कहा इन्होंने ऐसा वैसा। सिंपली इन्होंने कहा कि अगर जो 30 डिग्री के स्लोप से ऊपर की ट्री है, आप उनको बैन करवाइए कमर्शियली, या उस चीज का कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो नेचुरली गिरते हैं तो उनको गिरने दीजिए, अदरवाइज कमर्शियली उनको कट करवा के आप गिरवाएंगे तो इससे हमारे फॉरेस्ट को नुकसान होगा। सिमिलरली इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पहाड़ है हमारे पास, तो 1000 मीटर की हाइट से ऊपर के पेड़ों को आप कट नहीं करेंगे। ये भी इन्होंने रूल पास करवाया था। ठीक है, तो इस तरह से एक इनको हमारे हिमालयन रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाता है। जैसे कि आप इसमें पिक्चर में भी देख रहे हैं, दैट दैट पर्सन जो कि बहुत पर्सन एक फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, तो इन्होंने ये अभी भी एम्ब्रेस कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, इन्होंने इसी तरह से जो है ना टिहरी डैम, गाइस टिहरी डैम आप लोगों ने अगर देखा तो बहुत अच्छी बात है। बट टिहरी डैम को पहले आपको मैं बता देता हूँ। टिहरी डैम यहाँ पर है उत्तराखंड के अंदर, आप देख रहे हैं जो टिहरी लिखा है। ये टिहरी डैम एक्चुअली ऐसी जगह पर है जहां पर, अगर मैं यहाँ पर ये बनाता हूँ ज्योग्राफिकली, ये पहाड़ मैंने यहाँ पे डेवलप किए हैं, ये हिमालयन रीजन है। और हिमालयन रीजन होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं इस तरफ। उन ग्लेशियर से कुछ रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर आती हैं, जैसे कि हमारे पास भगीरथी, अलकनंदा, है ना, उन एरिया से। सो दैट इज वाई वो सारी जो रिवर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम भी डेवलप करती हैं। उनमें से एक रिवर है दैट से भगीरथी। उस भगीरथी रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया था। उस डैम का काफी प्रोटेस्ट, उसके अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट जो है विलेजर्स ने किए। रीजन क्या था? जब ये डैम डेवलप किया गया था उस टाइम पर ये सारा जो है ना, ये जिस जगह पर बना है, ये टिहरी गांव होता था। ये टिहरी गांव को इन्होंने क्लीन यानी कि खाली करवाया। और खाली करो, देखो 2005 की आप पिक्चर देख रहे हो अभी, और 8 में इतना फिलअप हो गया था, 10 में इतना, और इस टाइम देखते हो तो आप फुली, ये कितना ज्यादा एक स्वेल्ड है। स्वेल्ड स्वेलअप का मतलब कितना ज्यादा भरा हुआ है ये यहाँ पे डैम, है ना। तो इस डैम से ये एरिया इतना टेक्टोनिकली एक्टिव है कि यहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा आते रहते हैं। तो गांव वालों को ये भी था कि अगर भूकंप आने की वजह से ये टूट वगैरह गया तो बहुत ज्यादा बड़ी डिस्ट्रक्शन होगी, और उससे वो कभी संभल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए टिहरी डैम के अगेंस्ट जो है काफी प्रोटेस्ट भी किए गए हैं इनिशियली। तो इन्होंने भी कैंपेनिंग की है। और ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी रिवर के ऊपर है। सो टिहरी डैम इज ऑन द भगीरथी रिवर। ठीक है, इन्होंने इसी तरह से कश्मीर टू कोहिमा पदयात्रा वगैरह की, ताकि हिमालयन रीजन के लिए ये एक जागरूक कर सके लोगों को सिंपली, है ना। इसी तरह बीज बचाओ आंदोलन यानी कि सेव सीड मूवमेंट इन्होंने शुरू की थी। इसी तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए भी इन्होंने बातचीत या हेल्प की है। ठीक है, और पद्म विभूषण मिला है इनको 2009 में। तो सिंपली आपको ये बताना जरूरी है कि
सुंदरलाल बहुगुणा एक फेमस पर्सनालिटी है एज फार एज द एनवायरमेंट सब्जेक्ट इज कंसर्न्ड। ठीक है सर जस्ट अ सेकंड सर, एक बार ये भागीरथ और इसके बाद आप आगे देखें यहाँ पे इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजी। चलो एक आपको चीज बता देते हैं बच्चों, एक ना बिश्नोई मूवमेंट भी हुई थी, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। बिश्नोई मूवमेंट भी एक बार हुई थी, ये हुई थी 1700 में। बिश्नोई इज अ कास्ट जो काफी डोमिनेटिंग है हमारे कुछ एरियाज में, लाइक राजस्थान, वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणा। यहाँ बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन्हीं कम्युनिटी के लोगों ने शुरू की थी बिश्नोई मूवमेंट, जो कि राजस्थान के अंदर सेम रीजन को लेके की गई थी। उस टाइम पर इनकी जो लीडर थी वो अमृता देवी थी। आज अमृता देवी, आप इनको कोट कर सकते हो इनके नाम को, अगर कहीं आपको बताना पड़ता है कि विमेन लीडरशिप ये कोई मॉडर्न टाइम की देन नहीं है, ये तो बहुत पहले से ही इस तरह के एग्जाम्पल हैं इंडियन हिस्ट्री में, जहां पर विमेन ने भी अपने कैलिबर को और एक लीडरशिप क्वालिटीज को शो किया है दुनिया को। ठीक है, सिमिलरली 1973 में चिपको मूवमेंट जो हुई है, इसी तरह से एक 1973 में ही एक मूवमेंट हुई थी, इट वाज इन 1983, दैट वाज अपिक्को। अपिक्को का मतलब भी यही था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अपिक्को मूवमेंट भी हुई थी, ये हुई थी 1983 में। अच्छा लिखा है नीचे, सॉरी मैं, सर नीचे है। बिल्कुल राइट। हाँ वो ध्यान नहीं सर ये दिया मैंने। ऊपर जो बिश्नोई मोमेंट है, इसका ईयर 1700 है। जो है तब किया था बिश्नोई मूवमेंट जो है ना 1700, उस टाइम पर जो वहाँ के राजा साहब थे उन्होंने उसको जो पेड़ों को कट करने के ऑर्डर दिए थे, लेकिन बिश्नोई जो कम्युनिटी है, अमृता देवी लीडर थी, उन लोगों ने सारे वहां पर उनको चिपके और उन्होंने ये कहा कि पेड़ों को काटने से पहले हमें कट करना होगा आपको। तो इस तरह से रहा था। ठीक है, सो आपने याद रखना है चिपको मूवमेंट 1973, एपिको मूवमेंट जो हुई थी कर्नाटका के अंदर हुई थी। अगर आप वहां पे याद रख सके तो आप ये कुछ नाम है जो आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। एक इसमें याद रखना नाम चंडी प्रसाद भट्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था चिपको मूवमेंट के अंदर। दो फेमस पर्सनालिटी रही हैं बच्चों ये, सुंदरलाल बहुगुणा और एक है चंडी प्रसाद भट्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, ये आप नोट कर लेना या बाद में मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, उससे आप कर लेना। और एक याद रखेंगे आप, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी रहा है, टिहरी डैम वाला आपने देख ही लिया, जैसे कि एक नर्मदा बचाओ आंदोलन में नाम आता है मेधा पाटेकर का, अरुंधति रॉय का और बाबा आमटे का। ये नाम बहुत फेमस है नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ। सो ये एक पेपर में मैं क्वेश्चन देख चुका हूं दैट मेधा पाटेकर, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ पर, जो है ना मेधा पाटेकर, अरुंधति रॉय, बाबा आमटे, ये पूछ लेगा आपसे वो कौन सी मूवमेंट के साथ, एनवायरमेंट रिलेटेड कौन सी मूवमेंट के साथ ये नाम अटैच है, तो आप कहोगे नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ। एक्चुअली क्या हुआ था, जो इंडिया है ना, अब इस जैसे इसमें इंडिया के, अगर इन एरियाज की बात कर यहाँ पे ऐसे होंगे, तो इस तरफ जो नर्मदा जाती है, ठीक है, नर्मदा रिवर पर बहुत सारे डैम्स बनाने की बात हो रही थी, जिसकी वजह से वहां की इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और लोगों की लाइफ पर डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला था, और वो भी नेगेटिव वे में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उन लोगों को डिस्प्लेस कर देती है वहां से उनको हटाकर उनको वादे कर दिए जाते हैं कि आपको हम दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे, आपके लिए बेटर फैसिलिटीज होंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन सब फॉल्स होते हैं इस तरह के प्रोमिस। इसी वजह से वहां पर लोगों के साथ ना, मतलब एक तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं हो पाती है। इसीलिए मेधा पाटेकर जो कि आईएएस ऑफिसर रही हैं, इसी तरह अरुंधति रॉय और बाबा आमटे, ये काफी फेमस नाम है इस मूवमेंट के साथ, आपने याद रखना है बच्चों। ठीक है, मैं आपके साथ बाद में शेयर कर लूंगा इसको, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ आए, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो ये 22 मई है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इंटरनेशनल डे हुआ है अभी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेयर वी सी डाइवर्सिटी इन लाइफ, लाइक हमारे चारों तरफ जो है ना, हम सभी यहाँ पर ह्यूमन के अलावा और भी लाइफ की फॉर्म्स हैं, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कुछ जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में भी बहुत तरह के एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं यानी कि प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर बहुत तरह की वेरिएशन है, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं बहुत, या फंगस है, मोनराज हैं,
रेप्टाइल्स हैं, कितनी तरह की जो है ना डाइवर्सिटी है। सो दैट इज नोन एज दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो उसको एंटरटेन करने के लिए या उसको सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनली, तो हमने जो ईयर चुना है दैट्स 22 में, हर जो साल हम इस दिन को इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाते हैं। ठीक है, ये 1993 में एक्चुअली इसी दिन प्रोक्लेम किया गया था। ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2011 से लेकर 20 तक के पीरियड को क्या कहा है, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। उन्होंने इन 10 इयर्स को इन्होंने क्या कहा, डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। अगले जो 10 इयर्स हैं उनको क्या कहा, डिकेड ऑन ऑफ द ओशन साइंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द यूएन डिकेड ऑन द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ये पता होना चाहिए। जब भी कोई डिकेड्स को स्पेसिफिकली आप डेडिकेट करते हो तो आपको याद रखने होंगे। ये जो पिछला डिकेड था, मतलब 11 to 20 वाला जो डिकेड था, उस डिकेड में हमने बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करना था। और जो अभी करंटली डिकेड चल रहा है इसके अंदर ओशन साइंस जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इस पे फोकस करना है हमने। अब की बार का थीम क्या है, थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ये रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ मेंशन की गई हैं, लाइक जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेट्स हैं, ये चारों की चार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। लाइक अगर हम इससे पहले देखते हैं, ठीक है, प्रीवियस टू दैट 22 मार्च आया होगा जिसमें वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। फिर 22 अप्रैल आया जिसमें कि अर्थ डे मनाया। फिर 22 मई आया जिसके अंदर हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को फोकस किया। और उसके बाद 5 जून को जो सेलिब्रेट करेंगे हम, दैट्स द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, डेट्स आप प्लीज मेंशन कर लो, इसको आप इनको लिख लेना। और लास्ट डे ऑफ द मार्च जो है अर्थ आवर मनाया जाता है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, डेट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और इस स्लाइड पे जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको कही है ये आपके पेपर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर दो चीजें और भी मेंशन की गई हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर दो ट्रीटीज की बात की गई है। बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की हुई है, जिसके एक हम लोगों ने भी वो ज्वाइन कर रखी है, हम पार्टिसिपेंट हैं उसके। कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक और है दैट इज नोन एज दी साइट्स। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना वो सीबीडी का काम है, लेकिन जो ऑलरेडी जिनका नंबर कम रह गया है, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जिनका नंबर बहुत कम रह गया है, उनको बचाने के लिए दैट इज साइट्स, ताकि उनका कोई इलीगल ट्रेड वगैरह इधर उधर ना हो। ठीक है, तो आपने याद रखना है सीबीडी क्या है और साइट्स क्या है, सिंपली। क्योंकि मैं अभी यहाँ फुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा इनको, सीबीडी क्या है, साइट्स क्या है, तो ये एक अलग से टॉपिक रहेगा आपके पास। यहाँ ये चीज पढ़ने की है, WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, उनकी एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, दैट्स अ लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। उन्होंने कहा है कि हमारी जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत जल्दी डिक्लाइन हो रही है, और ये काफी चिंता की बात है। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, और जो हमारे यू कैन से एनिमल हैं या लाइफ फॉर्म जितनी भी हैं, वो इतनी फास्टली उसको अडेप्ट नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, उसकी रिपोर्ट है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, WWF की रिपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज पैसानोर फॉरेस्ट डिसीज। इस डिसीज के बारे में आपको दो तीन चीजें डायरेक्टली पता होनी चाहिए। एक तो इसको मंकी फीवर भी बोलते हैं, उसका रीजन क्या है पहले मैं इस पे लेके जाता हूँ, ये डिसीज है क्या। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इट्स अ टिक। ये जो है हैंड पर आप देख रहे हैं, ये टिक है, यानी कि बहुत छोटा सा एक माइट या छोटा सा इस तरह का टिक होता है ये टिक जिसको कट कर दे, सपोज एक तो ये मंकी को कट कर लिया इस टिक ने, मंकी को कट करने के बाद फिर ये हमें कट कर दे, यानी कि फिर ये हमें कट कर देगी, तो इस वजह से ये हमारे तक इन्फेक्शन जो है आ सकता है। सो दैट मीन्स इट इज अ टिक बॉर्न। याद रखें ये एक वायरल डिसीज है, लेकिन ये वायरस ट्रांसफर कहां से कहां होता है,
ये टिक है जो एक जगह से दूसरी जगह तक इस वायरस को ट्रांसफर करती है। सो KFD इज अ tick borne infection which can turn fatal and mainly spread from monkeys and other domestic animal that carry the tick। जिन मंकीज के ऊपर ये टिक होगी तो वहां पर उनको बाइट करने के बाद, क्योंकि मंकीज के अंदर वो वायरस रहता है जिसका नाम है कैसानोर फॉरेस्ट वायरस, ये टिक उनको जब कट करेगी तो वहां से ये सक कर लेगी अपना जो ब्लड, ब्लड के साथ ये भी आ जाएगी वायरस, और बाद में अगर ये हमें कट कर दे या किसी तरह से बाइट कर देगी थोड़ी सी भी, तो हम तक वो इन्फेक्शन फैल जाता है। ठीक है, इसके अंदर सिम्टम डेंगू जैसे ही आते हैं, ब्लीडिंग, हेडेक, वॉमिटिंग वगैरह होती है। 7 to 14 डेज में सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, और ये जैन टू मई तक काफी एक्टिव रहता है। और पहली बार ये कर्नाटका के जंगलों में इसको स्पॉट किया गया था, जो एक विलेज का नाम है कासानूर विलेज है, वहां पे एक जंगल है काफी, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। 1957 में इसको पहली बार देखा गया था। ठीक है, अभी हुआ क्या है कि इसको एक मंकी फीवर भी बोलते हैं, याद रखना है आपने। इसके लिए अभी एक नया टेस्ट आया है जिसका नाम है पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट। पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है जो ICMR ने डेवलप किया है, और इसके अंदर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, और जैसे ही सैंपल लेंगे, सैंपल चेक कर लेने के बाद तुरंत जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एनालाइजर के थ्रू तभी तभी थोड़ी देर में बता दिया जाएगा जल्दी ही। जैसे दूर गांव में आप कहीं पे जा रहे हो अपना जैसे टेस्टिंग के लिए, उन जगहों पे जाके हमें वेट नहीं करनी पड़ेगी 2 या 4 दिन की। आप गए, सैंपल कलेक्ट किया, उनको बता दें कि आपको ये डिसीज है या नहीं है। ठीक है, इट्स अ कैसानोर फॉरेस्ट डिसीज। यहाँ पे आइए, कैसानोर फॉरेस्ट डिसीज वायरस, ये वायरस की वजह से होती है, याद रखना है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है, which primarily affects the human and the monkeys, first identified in 1957 in the कैसानोर फॉरेस्ट इन कर्नाटका। याद रखना है आपने। ठीक है, इसी तरह से कर्नाटका में है तो वेस्टर्न घाट्स में भी ये चीज जो है धीरे धीरे फैलती चली गई। ये हार्ट टिक है जिसका नाम है हीमोफाइसिलिस, दैट्स अ स्पिनिजेरा। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली आपको बस इतना याद रखना है कि मंकीज से मेनली हो जाती है ये। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नोन एज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी कि यूएई ने अभी ऑफर किया है कि जो 2023 की कोप 28 होनी है, क्योंकि कोप जो 28 रहेगी वो वाली हम लोग जो है कराने के लिए रेडी हैं 2023 में। जो 2021 में होनी है वो होनी है ग्लासगो के अंदर, दैट इज इन यूके। ये पेपर का क्वेश्चन है डायरेक्टली कि 2021 में जो कोप 28 है। लेकिन ये कोप वगैरह क्या है, मैं आपको एक थोड़ा नटशेल में बता देता हूँ। हमारा जो ये कोप है, आप इसके ऊपर ऐसे लिखें, बल्कि UNFCC ऐसे लिखें, कोप 28। देखिए, एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारी एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटी बढ़ गई है। व्हीकल्स बढ़ गए हैं, फैक्ट्री सिस्टम बढ़ गया है, अर्बन एरियाज बढ़ गए हैं। अर्बन एरिया बढ़ते बढ़ते अगर बढ़ेंगे तो नेचुरली फॉरेस्ट कट होंगे। इन वजहों से ना बहुत तेजी से हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हैं। कहीं पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं पर जो ओशन लेवल है वो इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। और जो हमारे वेदर है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, ठंड है तो बहुत ज्यादा ठंड बढ़ रही है। इस तरह से ना काफी शिफ्टिंग हम देख रहे हैं। इस वजह से इसको रोकने के लिए सभी कंट्रीज ने बैठकर 1992 में डिसाइड किया कि हम लोग एक कन्वेंशन बनाएंगे, एक यानी कि ग्रुप बनाएंगे, एक हम मीटिंग क्या करेंगे। उस मीटिंग का नाम क्या रखना है हमने, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जिसको हम ये हुई कहाँ थी बैठ के बात, 1992 में रियो, यानी कि ब्राजील की एक सिटी है रियो, वहां पर ये बैठ के बात हुई कि हम लोगों ने अपने क्लाइमेट को बचाना है। और उस रियो वाली समिट को ही बोलते हैं अर्थ समिट। सो आप याद रखेंगे 1992 में रियो ब्राजील की जो सिटी है वहां पर अर्थ समिट हुई, उसके अंडर UNFCCC का प्रपोजल दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर इसको जो है हमने, ये फोर्स में कब आया, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। 1994 में ये फोर्स में आया। मीटिंग होना 92 में मीटिंग हो गई थी, लेकिन ये इसके जो प्रोविजंस है उनको एनफोर्स किया गया 1994 में। ठीक है, इंडिया ने भी रेटिफाई किया था। और अभी रिसेंटली इसी मीटिंग के अंदर 2015 में हमने एक पेरिस एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया है कि अर्थ का जो सरफेस का टेम्परेचर है उसको बढ़ने से रोकना है हमने।
यानी कि हमारा जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ने से रोकना है। कितना? हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने नहीं देना। जो सपोज अभी अगर 30 है तो हमने 31.5 तक रोक देना है। अगर फिर भी नहीं रुका तो एटलीस्ट आप 32 यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस, और इससे ज्यादा हम अलाउ नहीं कर सकते बढ़ने से ज्यादा। ठीक है, तो ये उस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर बात हुई थी। हाँ जी, इस यहाँ का सेक्रेटरीट आपको पता होना चाहिए। जो सेक्रेटरीट है दैट इज इन बोन। बोन जो है सिटी है ये जर्मनी में, तो वहां पर इसका सेक्रेटरीट है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखेंगे, UNFCCC की जो मीटिंग है 2023 की, जो कि COP28 होगी, वो UAE करवाने के लिए प्रपोजल दे रहा है। और अब की बारी COP26 है, इट वुड बी इन ग्लासगो, इट इज इन UK। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द लुथियाना। लुथियानिया इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर ये जो कंट्री है, पहले इस कंट्री को देखते हैं, कंट्री कहाँ है। ये कंट्री है लिथुआनिया। जो लिथुआनिया कंट्री है, इसने ना अभी चाइना का ये प्रपोजल चल रहा था 17+1, बड़ी छोटी सी न्यूज आई हुई थी परसों के न्यूज़पेपर में। इस प्रपोजल को इन्होंने ठुकरा दिया है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि चाइना ने एक अपना प्रपोजल रखा हुआ है। चाइना का एक प्रपोजल है, दैट प्रपोजल इज कि हम लोग यहां पर, मैं आपको दिखाता हूं, आप इसके अंदर देख रहे हैं जैसे चाइना। चाइना ये चाहता है कि मैं सभी कंट्रीज के साथ जो है ना एक कनेक्शन डेवलप करूं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूं, ताकि वो कनेक्शंस कैसे डेवलप करने हैं इसने, वो अपने टाइज, एक तो अपनी रोड्स वगैरह बनाएगा ये कंट्रीज के साथ। कंट्रीज को जो एक कंट्री से यानी कि चाइना को कितनी सारी कंट्रीज से कनेक्ट करेगी, एक तो वो डेवलप करना है इसने। और एक अपना मैरी टाइम भी करना है, मतलब समुद्र के रास्तों के थ्रू भी ये डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करेगा। दिस इज नोन एज दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लिखा है यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि दो जगह पर है। एक है मैरीटाइम यानी कि समुद्र के रास्ते से, और एक है बाय रोड, ये डेवलप करना चाहता है। तो यहां पर चाइना ने प्रपोजल दिया था इन कंट्रीज को, बच्चों याद रखना इन कंट्रीज को। ये पूरा का पूरा यूरोप है, अगर ये पूरा पिक्चर देखी जाए, यूरोप की पिक्चर है ये। यहाँ पर सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप को ही इसने प्रपोजल दिया था कि आप लोग मेरे साथ जुड़ो, आपको जुड़ने से फायदा होगा, क्योंकि मैं काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा। लेकिन इसने अपने जो प्रपोजल दिए थे, प्रोमिस किए थे, उस पर खरा नहीं उतरा। क्योंकि जैसे चेक रिपब्लिक ने अभी इसको कहा कि यार आपने कहा था हम आपको पैसे देंगे, आपने पैसे दिए नहीं हमें। सो इसी वजह से काफी कंट्रीज जो इसके साथ 17+1 के रिलेशन में चल रही थी, इन कंट्रीज ने इसके साथ अपना टाई अप तोड़ना शुरू कर दिया है। उनमें से एक कंट्री है लिथुआनिया, जिन्होंने डिसाइड किया है कि हम आपके साथ 17+1 का पार्ट नहीं रहेंगे। तो अब ये क्या रह गया, 16+1 रह गया है अभी। सो लिथुआनिया ने बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी कहा है कि हम सबको ना इकट्ठे चाइना से बात करनी चाहिए, रादर देन चाइना हमें तोड़ रहा है इस तरह से। ठीक है ना, अगर बात करनी है तो हम सभी को मिलकर करनी चाहिए। सो ये 17+ क्या है, इट्स अ चाइना और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की कंट्री का इनिशिएटिव है, जो कि बुडापेस्ट, हंगरी की जो कैपिटल है, दैट्स अ बुडापेस्ट, विद एन एम टू एक्सपैंड द कोऑपरेशन बिटवीन बीजिंग यानी कि चाइना और इन कंट्रीज के साथ एक कोऑपरेशन बढ़ाने वाला है। तो उस वजह से 17+ जो है +1 ये न्यूज में था। इसमें जो है 12 कंट्रीज तो है यूरोपियन यूनियन की है, और 5 बाल्कन स्टेट्स हैं इसके अंदर। जो 5 बाल्कन स्टेट्स को हम बाद में इनको डिसाइड कर लेंगे कि वो कौन कौन से हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यू नीड टू रिमेंबर दैट व्हाट इज 17+1, और इसमें से किसने अभी क्विट किया है, लिथुआनिया, जो आपको मैंने इसके अंदर देखिए, ये सेंट आपको मैप से सारा याद हो गया होगा। ये वो कंट्री हैं जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही हैं, जो इसके, सो जैसा मैं आपको बता रहा था इसमें, दैट 17+1 जो इनिशिएटिव है आप याद रखेंगे, जिसके अंदर चाइना कनेक्ट करना चाहता है कौन सी कंट्री के साथ, नॉट विद द होल यूरोप बट यस विद द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप। तो आपको सिर्फ सिंपल इतना याद रखना है इसमें। इन कंट्रीज के नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इंडिया जो है ना कंसिस्टेंटली ये कहता रहता है कि हम लोग तो जी अगेंस्ट हैं इस इनिशिएटिव के, क्योंकि ये इंडिया के POK से क्रॉस करता है। क्योंकि POK हमारी टेरिटरी है, और पाकिस्तान उसके बारे मतलब आंसर नहीं, पाकिस्तान उसके लिए एलिजिबल नहीं है। सो दैट इज वाई
हम लोग ये प्रोटेस्ट करते रहते हैं बार बार कि क्योंकि पाकिस्तान की टेरिटरी अगर होती तो पाकिस्तान के पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे, जबकि वैलिड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। सो द पीओके एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अगर वहां से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई भी कुछ भी आप बनाओगे तो इंडिया से परमिशन जरूरी है। तो क्योंकि आपने इंडिया से परमिशन नहीं ली और इंडिया की परमिशन के बिना आपने इस जगह से प्रोजेक्ट बना रहे हो, सो दैट इज वाई इंडिया इसको हमेशा अपोज ही करता है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे जो मैंने आपको बताया दैट वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है बच्चों, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो पेपर में ना ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि व्हाट इज OBOR, कौन सी कंट्री का ये प्रोजेक्ट है। तो आप कहोगे OBOR इज अ प्रोजेक्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसके अंदर ये एक जो चाइना है एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके सभी कंट्रीज के साथ यानी मैक्सिमम कंट्रीज के साथ ये अपने टाई अप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है अकॉर्डिंगली। और इस तरह से ये मैरीटाइम एरिया से भी क्रॉस करता हुआ सभी कंट्रीज के साथ कनेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन अभी ना बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, रीजन बीइंग जो हुवाई है जैसे है ना, काफी कंट्रीज ने ये साइन किया है यूएसए के साथ कि हुवाई एक्चुअली क्या है, चाइना की एक 5G नेटवर्क से रिलेटेड एक एक कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर हमेशा ये सस्पिशियस एक्टिविटी से देखा जाता है कि शायद ये डेटा को हैक करते हैं, इसीलिए यूएसए ने हुवाई को बैन किया हुआ है। और यूएसए हमेशा ये चाहता है कि बाकी कंट्रीज यूरोप की कंट्रीज भी इसको बैन करें। सो अंडर दैट प्रेशर कई कंट्रीज ने यूएसए की बात को मानते हुए इनके साथ टाई अप को अपने ब्रेक करना शुरू किया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी। और वैसे भी जैसे मैंने आपको कहा था कि जो चेक रिपब्लिक यानी कि चेक रिपब्लिक जो एक यूरोपियन कंट्री है, ये देख लीजिए, दिस चेक रिपब्लिक जो मैंने आपको बताया था। चेक रिपब्लिक ने भी ये कहा कि सर इन्होंने मीटिंग में गए नहीं थे, अभी 9th मीटिंग होने वाली थी, ये कह रहे थे कि आप सर बातें ही कर रहे हैं उसमें कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रही है। सो इस वजह से प्रॉब्लम इनको आ रही थी। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहा है चाइना। नेक्स्ट इज पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, इसके थोड़ा देख लेते हैं। अभी किस दिन इसने अपना जो जैसे कि 12th एनुअल डे मनाया है अपना, जो हमारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है 20th मई को। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस तरह से कि याद रखना किस दिन इसने इसको डेवलप किया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये इस बॉडी की खासियत क्या है, उसमें हम जाते हैं। इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, रीजन बीइंग क्योंकि एक स्टैच्यूट यानी कि कानून की वजह से इसको बनाया गया था। दैट्स अ कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, और इसको हमने बाद में इफेक्टिव फॉर्म में लेके आए हैं, यानी कि एक्शन में कब आया ये, 14th of October 2003 में। यू नीड टू रिमेंबर दैट 2002 में CCI आया था, दैट्स ए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। फुली इसको एक्सरसाइज यानी कि एम्पावर्ड किया गया 14th of October 2003 में। और बाद में हालांकि अभी भी इसके जो प्रोविजंस थे ना वो थोड़े से लेस स्ट्रिंजेंट थे, लेकिन इसको फुली प्रिपेयर किया गया और इसको 2009 में, ये 9 है बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, इसके फुल फंक्शनल बनाया गया इसको। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, अ चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर ये बार बार बात उठती रहती है कि ये 1+3 होने चाहिए, बट अभी ये 1+6 ही चल रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ CCI में देखते हैं। पहले आपको ये बता दूं ये करते क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सपोज मान लीजिए इंडिया के अंदर किसी प्रोडक्ट को लेके, जैसे कि हम यूज करते हैं मोबाइल फोन। मोबाइल फोन आपने देखा होगा रिसेंटली एक कंपनी जिसका नाम जियो है वो मार्केट में बहुत जल्दी कैप्चर कर रही है अपने आप को, मार्केट कैप्चरिंग बहुत फास्ट किया है इसने पिछले 2-3 सालों में। इसने काफी बड़ा अपना एक जो